आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र और बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण हेतु अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी लाभार्थियों को नहीं होती है और वे उन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। इसी क्रम में पटना जिला प्रशासन की ओर से एक प्रसार व जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। आइए चलते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं पटना के जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राणा वैद्यनाथ कुमार सिंह को, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, मैं राणा वैद्यनाथ कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी पटना, इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आज मैं कल्याण विभाग की ओर से जो योजनाएं संचालित की जा रही है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगा। सबसे पहले जिला स्तर पर कल्याण विभाग के कई कार्यालय कार्यरत हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से कार्य के लिए कहाँ जाएं, किस कार्यालय को ये करें। तो मैं आपको ये जानकारी दूंगा सबसे पहले कि जिला स्तर पर कल्याण विभाग के कितने कार्यालय कार्य करते हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एक है, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, जिसके यहाँ पर जिला स्तर पर पदाधिकारी होते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। यह माइनॉरिटी से जुड़े हुए स्कीम्स को लागू करते हैं जो जिला स्तर पर लागू होता है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जैसे आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह है, ये सब चलता है। सामाजिक सुरक्षा के तहत उसमें आपका पेंशन वगैरह चलता है। तो इसमें जो जिला स्तरीय पदाधिकारी होते हैं, डीपीओ आईसीडीएस होते हैं, एडीएसएस होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर डिजेबिलिटी होते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, इस विभाग के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलती है, जिसका पदाधिकारी जो जिला स्तर पर होते हैं वो जिला कल्याण पदाधिकारी होते हैं। उसी प्रकार से बीसी ईबीसी कल्याण विभाग, इसमें भी जिला कल्याण पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर होते हैं। अभी पटना जिला में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और बीसी ईबीसी कल्याण विभाग दोनों के जिला कल्याण पदाधिकारी के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इसका जो स्कीम यहाँ पर लागू है उसके बारे में आपके साथ मैं यहाँ पर जानकारी शेयर करूँगा। कल्याण विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग जो है, तो सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि पटना जिला में सेंसस 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या जो है 9,20,918 है, जो पटना जिला के कुल पॉपुलेशन का 15.77% है। इसी प्रकार से पटना जिला में अनुसूचित जनजाति यानी जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, उसमें 9,069 टोटल जनसंख्या है। ये जनसंख्या सेंसस 2011 के अनुसार है और ये पटना जिला के कुल पॉपुलेशन का 0.16% है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले जो कल्याण विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की जो सबसे फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका काफ़ी लोगों के द्वारा इसका फ़ायदा लिया जाता है, वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और रूल इसका 1995 है। इसमें अनुसूचित जाति के साथ अगर कभी कोई प्रताड़ना होती है, कोई उनके साथ ये करता है और वो प्रताड़ना करने वाला, ये काम करने वाला दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होता है, तब ये एक्ट उस पर लागू होता है। इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे धाराएं हैं, कई सारे 46 प्रकार के इसमें प्रोविजंस हैं कि अलग अलग टाइप के ऑफेंस होने पर अलग अलग तरह का उसमें धारा लगने का प्रावधान है। उसमें प्राथमिकी होती है और उसके बाद कल्याण विभाग के माध्यम से उनको मुआवजा राशि दी जाती है। ये मुआवजा राशि अलग अलग सर्कमस्टांसेज में, अलग अलग आरोपों में, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से दी जाती है। सबकी राशियाँ अलग अलग हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं बताऊं कि अगर एट्रोसिटीज़ के तहत धाराएं लगी हुई है और किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो उस केस में 8,25,000 रुपये की राशि उनको अनुदान के रूप में दी जाती है।
यह अनुदान 2 किस्तों में दी जाती है। प्रथम जब उनका FIR और पोस्टमार्टम आ जाता है तो 4,12,500 रुपये का भुगतान होता है, और उसके बाद जब ये चार्जशीट सबमिटेड हो जाता है तब उसमें 4,12,500 का भुगतान होता है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे मारपीट है, ये सब है, गाली गलौज है। तो ये जितने भी एट्रोसिटीज़ के दायरे में आते हैं, इन सब के अलग अलग प्रकार के मुआवजा राशि निर्धारित है, और वो प्रक्रिया के तहत एक CCTNS पोर्टल गृह विभाग के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिस पर कल्याण विभाग ने SS लिया हुआ है। उसके माध्यम से ऑनलाइन सारी कार्रवाई इसमें की जाती है, और 24 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर हम लोग इसमें मुआवजा देने का प्रयास करते हैं। इसके साथ मुआवजा के साथ जो मृत्यु के मामले में हम लोग उस परिवार को पेंशन भी देते हैं। अभी पटना जिला में कुल हम लोग 67 परिवार को 67 परिवार को पेंशन का लाभ दे रहे हैं। ये पेंशन उनको मासिक रूप से उनके परिवारजनों को मिलता है, और इस पेंशन में बेसिक 5,000 रुपया होता है, और प्लस DA उतना जो जितना सरकारी कर्मचारियों को उस समय मिलता रहता है। जैसे अभी 42% मिल रहा है, तो 5,000 प्लस 42%, उसका 42%, कुल मिला के 7,071 रुपये की राशि अभी बनती है। तो एक परिवार को ये मासिक रूप से पेंशन उनको दिया जाता है। मुआवजा तो दिया ही जाता है। इसके अलावा अगर मृत्यु के केस में अगर कोई परिवार का कमाऊ सदस्य की हत्या हो जाती है तो उनको सरकारी नौकरी भी देने का प्रोविजंस है। और मुझे यह बताना बहुत उचित लग रहा है कि पटना जिला में भी इस योजना का लाभ देते हुए हम लोगों ने एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया है, जो वर्तमान में बाढ़ अनुमंडल में कार्यरत है। इसके अलावा पेंशन, मुआवजा, नौकरी के अलावा ये जब मामले चलते हैं, जब कोर्ट में चलते रहते हैं, तो जो गवाही के लिए आते हैं, जो साक्ष्य के रूप में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आते हैं, तो उनको भी इस एक्ट के तहत राशि देने का प्रावधान है। आने जाने के लिए 100 रुपया, और एक दिन की न्यूनतम मजदूरी जो होती है उसके बराबर राशि दी जाती है। तो इसके तहत भी हम लोग राशि का भुगतान यहाँ पर करते रहते हैं। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए यहाँ पर जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की एक बैठक होती रहती है। उसी प्रकार से अनुमंडल स्तर पर भी सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक होती है। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इस समुदाय के जितने भी सांसद, विधायक और नॉमिनेटेड जनप्रतिनिधि प्लस पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, इस टाइप के सारे पदाधिकारी इससे जुड़े हुए होते हैं, और ये बैठक में करके समीक्षा की जाती है कि कितने मामले आए, कितने का भुगतान हुआ, कहीं कोई अगर इशूज आ रहा है तो उसमें क्या इशूज है, और उनसे जुड़े हुए सारी चीज़ों का इसमें निर्णय लिया जाता है। तो ये बहुत ही ये है, प्रत्येक 3 माह पर एक बैठक होने का प्रावधान है। पटना जिला में अभी तक 2 बैठक हो चुका है, तीसरा बैठक सितंबर माह में प्रस्तावित है, वहाँ होगा। उसी प्रकार से अनुमंडल स्तर पर भी इसमें बैठक होना है, प्रत्येक 3 माह में होना है, और वहाँ की समिति अलग रूप से गठित होती है, और वहाँ भी प्रत्येक 3 माह में हो रहा है। अधिकांश अनुमंडलों में 2-2 बैठकें हो चुकी है, तीसरी बैठक का तिथि प्रस्तावित है, जो आने वाले तिथियों में उसका बैठक संपन्न कराया जाएगा। ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम स्कीम है, जिसके बारे में अभी मैंने जानकारी दी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से एक और भी बहुत महत्वपूर्ण स्कीम यहाँ संचालित की जा रही है, वो है आवासीय विद्यालय का, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय। पटना जिला में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय 3 हैं, एक गायघाट में है, एक पुनपुन में है, और एक पिपलावा, नौबतपुर पिपलावा में है। गायघाट का जो मेरा विद्यालय है वहाँ लड़कियों के लिए है, और पुनपुन और पिपलावा में जो विद्यालय है वो लड़कों के लिए है। इस विद्यालय में पिपलावा में बल्कि इस बार से को एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ वहाँ पर अध्ययन करेंगे, अगले सेशन से, सत्र से वहाँ उसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी इस विद्यालय में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की गई है। यह विद्यालय आवासीय विद्यालय होता है, जो पूरे बच्चे आकर आवासन करते हैं, छात्रावास बना रहता है विद्यालय कैंपस में ही, वहाँ पर वो रहते हैं। और इसमें एडमिशन की जो प्रक्रिया है, क्लास 1 में लॉटरी के माध्यम से होता है, और क्लास 6 में ये रिटेन टेस्ट होता है, जो राज्य स्तर पर इसका आयोजन होता है और उसके माध्यम से किया जाता है।
इन विद्यालयों में बहुत सारी व्यवस्था की गई है। अच्छे क्लासरूम की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, अच्छे लाइब्रेरी बनाए गए हैं, अच्छे कंप्यूटर लैब बनाए गए हैं, अच्छे साइंस लैबोरेटरी का निर्माण किया गया है, बढ़िया खेलने कूदने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। पटना जिला का जो तीनों विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, यहाँ मेस का संचालन जीविका के माध्यम से, जीविका दीदी की रसोई के माध्यम से संचालित होता है। बहुत ही अच्छा एक यहाँ का वातावरण है, जहाँ बच्चों का एक सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण मानसिक विकास, सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। और हर वो आधुनिक व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, उसके माध्यम से उनको पढ़ाई कराया जाता है और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरह से ये रेजिडेंशियल स्कूल है। अभी बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में 3 और नया रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ बनाया जाना है, जिसका जमीन हस्तांतरण विभाग को जिला प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। उसमें जहाँ बनना है वो एक मसौड़ी में बनना है, एक नौबतपुर में फुलवारी शरीफ में बनना है और दूसरा पटना सदर में ही बनना है। तो ये तीनों का जमीन का हस्तांतरण विभाग को किया जा चुका है। निर्माण कार्य इस पर शीघ्र ही शुरू होने वाला है। इसके अलावा जो 1 से लेकर 12 तक के जो बच्चे इसमें जो पढ़ते हैं, इसके अलावा उनके सुविधा के लिए प्रत्येक वर्ष हर एक बच्चों के अकाउंट में 10,840 रुपया डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, जो उनके वस्त्र वगैरह के लिए, दवाई वगैरह के लिए, पठन पाठन के लिए, पोशाक के लिए, बेडशीट, चादर, इस सब के लिए दिया जाता है। तो प्रत्येक बच्चों को 10,840 रुपये की राशि उनके डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये सारी योजनाएं चल रही है और इससे बच्चों का विकास काफ़ी हो जाता है। हमारे यहाँ जितने 3 विद्यालय हैं, अभी वर्तमान में कुल 1840 लोगों की क्षमता है, जिसके अगेंस्ट में नामांकन करके उनका अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है। इसी प्रकार से आगे के क्लासेस के लिए, 12 के क्लासेस से ऊपर के लिए पटना जिला में छात्रावास का संचालन भी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। पटना जिला में अभी वर्तमान में कुल 7 छात्रावास संचालित हैं, जिसमें +2 से लेकर ग्रेजुएशन, पीएचडी, रिसर्च के बच्चे पढ़ते हैं और इन छात्रावासों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारे बच्चे, पिछले दिनों में बहुत सारे बच्चों ने बीपीएससी क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काफ़ी ने क्वालिफाई किया, जुडिशियरी सर्विसेज में उन्होंने क्वालिफाई किया, रेलवे और पुलिस दरोगा ये सब चीज़ों में करते ही रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। इस छात्रावास में पठन पाठन का अच्छा माहौल बनाया गया है, सरकार की व्यवस्था काफ़ी अच्छी दी गई है। इन सारे छात्रावासों में यहाँ भी लाइब्रेरी की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, सीसीटीवी है, स्मार्ट क्लासेस हैं, सब तरह की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। और यहाँ पर बच्चों का नामांकन के लिए हमेशा कल्याण विभाग के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन के आलोक में जो आवेदन प्राप्त होते हैं, जिला स्तरीय उप विकास आयुक्त महोदय के स्तर से अध्यक्षता में एक सिलेक्शन कमेटी गठित है। उस कमेटी के माध्यम से वहाँ चयन करके लोगों का नामांकन कराया जाता है। अभी पटना जिला में 900 लोगों का रहने की व्यवस्था है 7 छात्रावासों में। 7 छात्रावास संचालित हैं और यहाँ भी पठन पाठन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ दिया जाता है। इसके अलावा इसके लिए एक ज़रूरी क्या है कि जो भी बच्चे इसमें आवासन करेंगे वो पटना में किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से नामांकित होने चाहिए। कोचिंग करने वाले या कहीं और बैठ के तैयारी करने वालों के लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि वो किसी न किसी संस्थान से नामांकित हो या नामांकन हो, उन्हीं को यह सुविधा दे है। इन छात्रावासों में रहने वाले जो बच्चे हैं उसके लिए 2 स्कीम कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। एक है अनुदान योजना और दूसरा है खाद्यान्न योजना। इन छात्रावासों में जो बच्चे रहते हैं उनको प्रत्येक माह 15 किलो अनाज देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं दिया जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक लोगों को मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत 1,000 रुपये की राशि उनको दी जाती है। ये सारी राशियाँ PFMS से वेरीफाई करने के बाद ऑनलाइन राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो जो छात्रावास में रहते हैं उनके लिए बढ़िया व्यवस्था है, स्मार्ट क्लासेस वगैरह की व्यवस्था की गई है, पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, रहने की अच्छी व्यवस्था है, RO वगैरह लगे हुए, शौचालय वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरे
व्यवस्थित किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में शौचालय की संख्या है, सिक्योरिटी गार्ड है, क्लीनिंग स्टाफ हैं, किताब पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है, दैनिक पेपर हैं और भी जो ज़रूरत पड़ती है उनके लिए वो सारी व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। इसके साथ 2 अलग से स्कीम भी लागू है जिसकी जानकारी अभी मेरे द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ये छात्रावास का स्कीम के बाद अब मैं यहाँ पर एक अलग स्कीम की चर्चा करूँगा और वो स्कीम है प्राक प्रशिक्षण केंद्र है। ये प्राक प्रशिक्षण केंद्र कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जाता है और अभी पटना में ये पटना यूनिवर्सिटी के तहत साइंस कॉलेज में प्राक प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस प्राक प्रशिक्षण केंद्र में 60 के 2 बैचेज चलाए जाते हैं और इसमें कोचिंग उनको दिया जाता है, छात्रों को कोचिंग दिया जाता है। जैसे एक बैच पटना यूनिवर्सिटी में जो साइंस कॉलेज में संचालित किया जा रहा है उसमें बीपीएससी का है और दूसरा बैच हम लोग का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है। ये एक साथ 2 बैच चलाए जाते हैं और इसमें नामांकन भी विज्ञापन के माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद एक टेस्ट आयोजित किया जाता है। टेस्ट के बाद जो सिलेक्टेड होते हैं बच्चे उनका इसमें नामांकन किया जाता है। यहाँ से भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और ये जितने भी प्राक प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ भी बहुत बढ़िया पढ़ाने की व्यवस्था है। वहाँ बच्चों का चयन किया जाता है, फैकल्टी को बाहर से लाया जाता है, उनको अलग से उसके लिए रेम्युनरेशन की व्यवस्था कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है और उनका पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। एक बैच का जो अवधि है वो 6 माह का है, यानी 2 बैच जो एक साथ शुरू होते हैं 6 माह में ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से 60 × 60 यानी 120 6 माह में बच्चों का यहाँ पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। उसके अलावा साल में कुल 4 बैच यानी दोनों बैच मिला के 2-2 बैच यानी 4 बैच 240 बच्चों को कुल प्रशिक्षित करने की क्षमता है, जिसमें 100% बच्चे का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्राक प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग के माध्यम से। और इस हर एक सब्जेक्ट के जो रिनाउंड टीचर हैं उनको बुलाकर इसमें क्लासेस कराया जाता है, अच्छे फैकल्टी को लाया जाता है, उनके माध्यम से इसमें क्लासेस कराया जाता है। इसके साथ ही मोटिवेशनल क्लासेस भी कराया जाता है। उसके साथ जो बच्चे यहाँ कोचिंग कर रहे होते हैं तो पटना जिला के अगर वो बच्चे हैं तो उनको 1500 रुपये का छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाता है मासिक रूप से, और अगर पटना जिला से बाहर के हैं तो उनको 3000 रुपये का मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। तो इस प्रकार से ये योजना भी बहुत ही सफल है और इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों ने कई सारे सर्विसेज में अच्छी सफलता प्राप्त की है। बहुत सारे सर्विसेज में इवन आईएएस तक बीपीएससी में बहुत सारे सर्विसेज में यहाँ के बच्चे आ रहे हैं और एक बढ़िया रिकॉर्ड है इसका। काफ़ी दिनों से ये हमारा संस्था ये चल रहा है। इसके अलावा कैरियर गाइडेंस सेंटर भी एक स्कीम चलाया गया है। ये भी प्राक प्रशिक्षण केंद्र की ही तरह है, लेकिन ये अच्छे संस्थानों में ये इसकी व्यवस्था की गई है। कैरियर गाइडेंस के रूप में अभी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से CIMP चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जो है वहाँ पर एक बैच चलाया जा रहा है। 60 के 2 बैच चलाए जा रहे हैं। उसमें प्रबंधन भारत के जो प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान हैं उसमें नामांकन कराने के लिए जो एंट्रेंस की तैयारी हो रही है, कोचिंग है, उसकी कोचिंग की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान अपने आप में एक बहुत लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है और उसी के परिसर में उसी के प्रोफेसरों के द्वारा इसका प्रशिक्षण कराया जाता है, ताकि अगर चयन करके भी आएंगे तो उसी में से कभी ना कभी उनका नामांकन भी होगा। तो उसी माहौल में पूरे बेहतर माहौल में बेहतर परिसर में अच्छे शिक्षकों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जो कोचिंग की व्यवस्था की गई है उसमें ये काम किया जा रहा है। अभी अनुसूचित जाति से एक ही कैरियर गाइडेंस सेंटर का संचालन किया जा रहा है जो कि CIMP में किया जा रहा है। अब इसके अलावा अभी सिविल सर्विसेज स्कीम का भी सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन स्कीम जो है ये भी कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। सिविल सेवा प्रोत्साहन स्कीम जो है वो ये है कि अगर बिहार में कोई भी बच्चे BPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो BPSC का प्रीलिम्स का जैसे ही रिजल्ट आता है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की व्यवस्था होती है। सेंट्रलाइज इसकी व्यवस्था है, हेडक्वार्टर लेवल से ये ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है
और जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे SC ST के बच्चे, उनको एक मुश्त 50,000 रुपये की राशि प्रीलिम्स PT के लिए दिया जाता है, ताकि वो आगे के मेंस की पढ़ाई में उनको सुविधा हो सके। उसके लिए जो भी अध्ययन की सामग्री है, कोचिंग है, वो उनको करने में सुविधा हो। उसी प्रकार से अगर वो UPSC में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में अगर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ 1 लाख रुपये तक देने की व्यवस्था है, और ये 1 लाख रुपये उनके सीधे अकाउंट में जाता है। और इस योजना का भी लाभ बहुत सारे बच्चों के द्वारा लिया गया है और बहुत सारे लोग इसमें क्वालिफाई अंतिम रूप से भी सफल हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, सिविल सेवा प्रोत्साहन स्कीम है। ये अभी जो कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा था, ये सब स्कीम संचालित किया जा रहा है। दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा एक स्कीम और भी चलाया जा रहा था, जो वर्तमान में अभी शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, वह है छात्रवृत्ति की योजना। छात्रवृत्ति की योजना वर्तमान में 2017-18 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और मेधावृत्ति की स्कीम जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है। प्री मैट्रिक का मतलब हुआ 1 से 10 क्लास के लिए जो छात्रवृत्ति की देने की स्कीम है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। 2018 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। कल्याण विभाग के माध्यम से अभी उस मामले में बजटिंग कराया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट होता है और उसका अनुश्रवण किया जाता है। कल्याण विभाग के जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी होते हैं BW, और जो शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जांच के बाद इसका जो राशि का भुगतान है शिक्षा विभाग के द्वारा कराया जाता है। तो ये सारी योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि इस विभाग के अलावा बिहार महादलित विकास मिशन भी कार्यरत है, जिसके माध्यम से भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काफ़ी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सबसे पहले जो बिहार महादलित विकास मिशन है, इसके माध्यम से विकास मित्रों का नियोजन किया गया है। विकास मित्र पूरे बिहार में करीब 10,000 उनके पद हैं और पटना जिले में 502 इनके स्वीकृत पद हैं, जिसके अगेंस्ट में 492 विकास मित्र कार्यरत हैं। 10 अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में खाली हुए हैं, जिनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, वो प्रक्रियाधीन है। ये विकास मित्र हर जगह पर, ये विकास मित्र का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि हमारे महादलित टोले पे जो निवास करते हैं, महादलित के समुदाय के जो लोग निवास करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उनको नहीं होती है, वो कार्यालय आने में भी दिक्कत होती है। तो ये जो हमारे विकास मित्र हैं, ये महादलित टोलों और सरकारी कार्यालयों के बीच में एक लिंक के रूप में काम करते हैं। उनकी आवश्यकताओं को सरकारी कार्यालय तक लाते हैं और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाते हैं, और इस प्रकार से एक ये कार्य किया जा रहा है। और इसमें जब से ये योजना लागू हुई है, काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ मिला है और महादलित टोले पे बहुत सारी सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ पहुँचा है। काफ़ी सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा महादलित सामुदायिक भवन का भी निर्माण बिहार महादलित विकास मिशन से महादलित टोलों पर कराया जाता है। इसके लिए जो आवश्यक अर्हता है वो ये है कि वैसे महादलित टोला जहां उनकी जनसंख्या लगभग 500 हो या 100 हाउस होल्ड हो, अगर ऐसा होता है और वहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध हो या प्राइवेट ज़मीन अगर गवर्नर के नाम से लिखकर उपलब्ध कराते हैं, 50 बाई 60 यानी 3000 स्क्वायर फीट का ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, तो सरकार वहाँ पर करीब 29,66,000 की राशि से सामुदायिक भवन बनाती है। ये सामुदायिक भवन वर्कसेट सा सामुदायिक भवन है और ये महादलित टोलों में बनाया जाता है। महादलित टोलों में ये उनके जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसके संचालन करने के लिए और जो दैनिक व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको करने के लिए, ताकि मौसम के मार से, ठंडा गर्मी बरसात से ये सुरक्षित रहते हुए अपना काम, अपना व्यवसाय, अपना जो दैनिक रोजी रोजगार का काम है वहाँ पर बैठ के करते रहें। ये बहुत ही सफल स्कीम हुआ है और बहुत ज़्यादा, और करीब 130 के करीब में पटना जिले में ये 130 के करीब में ये योजना संचालित है। 90 के करीब इसका पूर्ण हो चुका है और बाकी पे कार्य इसमें प्रगति पर है। और हर साल बिहार महादलित विकास मिशन से अन्य जिलों की भांति पटना को भी इसका
लक्ष्य उपलब्ध कराया जाता है। इस वर्ष के लिए पटना जिला में 17 का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया है सामुदायिक भवन का, जिसके तहत हम लोग एनओसी का विभिन्न अंचलों से एनओसी प्राप्त कर रहे हैं और सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसके तहत वो हो रहा है। इसके अलावा बिहार महादलित विकास मिशन से एक बहुत बढ़िया विकास रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। विकास रजिस्टर जो मेंटेन किया जा रहा है ये हमारे विकास मित्रों के द्वारा भरा जाता है और ये ऑनलाइन है। ये इसमें उनके द्वारा जो डेटा लिया जा रहा है, हर एक घर घर जाकर महादलित परिवारों का डेटा उसमें डाला जाता है और उसमें पूरा ब्यौरा लिया जाता है और इस सारे ब्यौरे ऑनलाइन हैं। इसमें इस महादलित परिवार का मुखिया का नाम क्या है, उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उस परिवार के लोगों के शैक्षणिक योग्यता क्या है, उस परिवार में सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, किन किन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, कितने परिवार में विद्युत सुविधा उपलब्ध है, कितने परिवार में शौचालय मिल गया, कितने परिवार में इंदिरा आवास का लाभ मिल गया, कितने परिवार में पेंशन की योजना मिल गई, कितने परिवार में और भी अन्य प्रकार के सरकारी चापाकल पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। ये सारे का ब्यौरा हमारे विकास मित्र के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उस विकास रजिस्टर में और इसका सतत रूप से अद्यतन किया जाते रहता है। जैसा जो आते रहता है ये उसी टोला में घूमते रहते हैं और वहाँ से ये फिगर को अपडेट करते हैं। तो ये फिगर हम लोग लगातार चाहते हैं कि ऑथेंटिक और ऑथराइज्ड फिगर हो, जिससे चीज़ों को हम लोग योजना बनाने में काम करें। और बहुत सारी योजनाएं, जैसे बहुत सारे स्कीम हैं जो उनके तक नहीं पहुंच पाती है, तो जिला स्तर पर जो विभिन्न विभागों के कार्यालय हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, वहां तक हम लोग पहुंचाते हैं कि हाँ भाई यहाँ इस टोला में इतने लोग रह गए इस सुविधा से वंचित, ये सुविधा उन तक पहुंचाई जाए। तो इस प्रकार से ये सारे स्कीम अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं बिहार महादलित विकास मिशन के ये सारे स्कीम की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। इसके अलावा अभी जिला कल्याण पदाधिकारी के रूप में पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के डीबीओ के रूप में भी मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ और उनकी भी योजनाएं, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग की भी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। ये इनकी भी सारी योजनाएं इसी प्रकार से जितनी अनुसूचित जाति जनजाति की योजनाएं चल रही है, लगभग उतनी सारी योजनाएं वहाँ चल रही है। यहाँ पर पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति से पटना जिले में 2 स्कूल का संचालन किया जा रहा है। ये दोनों गर्ल्स स्कूल हैं और इसमें क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चियों को अध्ययन कराया जाता है। पटना जिला में अभी दोनों स्कूल, एक स्कूल किराए में है और दूसरा स्कूल अधिग्रहित भवन में चलाया जा रहा है। लेकिन दोनों स्कूल के लिए जमीन जिला प्रशासन ने अधिग्रहित करके विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। तो निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद काफ़ी भव्य 5-5 एकड़ का में ये दोनों स्कूल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर बनेगा और ये सारा चीज़ चल रहा है। यहाँ भी इस स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चों की सारी सुविधाएं की व्यवस्था विभाग के द्वारा की गई है। यहाँ आवासन की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है, आरओ वाटर है, सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी गार्ड है, जनरेटर हैं, क्लीनिंग स्टाफ है। ये सारी व्यवस्था उनको दी जाती है ताकि वो बेहतर तरीके से अपना अध्ययन अध्यापन करें, किसी प्रकार की चिंता वगैरह में न पड़ें और अपना पूरा समय अध्ययन अध्यापन करके अपना भविष्य को बनाएं। इस प्रकार से ये दोनों विद्यालय यहाँ भी संचालित हैं। इन बच्चों को भी डीबीटी के माध्यम से 10,840 रुपये की राशि, वस्त्र वगैरह, पोशाक वगैरह, पठन पाठन की सामग्री, बेडशीट वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए दी जाती है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 10,840 रुपये की राशि इनको दी जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर अलग से जो हायर क्लासेज हैं उसके लिए भी विभाग ने 2 हॉस्टल यहाँ पर संचालित हैं। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास जो पटना में कंकड़बाग में स्थित है और दूसरा अंसारी अब्दुल कयूम अंसारी अत्यंत पिछड़ा जाति छात्रावास, ये पटना रानीघाट पटना में स्थित है। इन दोनों हॉस्टल में 100 की कैपेसिटी है और वर्तमान में 100 बच्चे वहाँ पर आवासित कर रहे हैं। यहाँ भी जो बच्चों की व्यवस्था की गई है, भरपूर व्यवस्था की गई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ भी बच्चों को जो रहते हैं उनके लिए अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है, आरओ वाटर है, चिल्ड वाटर की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा हैं,
बहुत सारे मोटिवेशनल क्लासेज चलाए जाते हैं, स्मार्ट क्लासेज चलाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्टर है, ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत तरह की एक्टिविटीज इनके द्वारा की जाती है। इन छात्रावासों में छात्रों के द्वारा कई सारी कमेटियां गठित हैं। कमेटियों के माध्यम से ये अपना मेस का संचालन करते हैं, अन्य अनुशासनिक करते हैं, शैक्षिक समिति का भी गठन करते हैं, जिससे शैक्षणिक माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए, किन पुस्तकों की इनकी ज़रूरत है, वो सब चीज़, खेल कूद, म्यूजिक, ये सारी की व्यवस्था ये सारे जगहों पर की गई है। इसी प्रकार से यहाँ भी, इन दोनों छात्रावासों में भी, यहाँ भी खाद्यान्न और अनुदान योजना संचालित की गई है। यहाँ भी प्रत्येक छात्र को 15 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं दिया जाता है, और प्रत्येक आवासीय छात्रों को 1000 रुपये का अनुदान राशि मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत दिया जा रहा है। इन दोनों छात्रावासों में अभी पूरे का पूरा सीट भरा हुआ है, और उस भरने के अलावा भी यहाँ पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और इन छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के द्वारा भी काफ़ी अच्छे से पठन पाठन करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा यहाँ भी सिविल सर्विसेज, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, यहाँ भी ये स्कीम लागू है। इसमें भी बीपीएससी से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोगों को 50,000 रुपया और यूपीएससी से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोगों को 1 लाख रुपया देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर प्राक प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इस विभाग से पटना में 2 प्राक प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक पटना यूनिवर्सिटी के तहत पटना में चलाए जा रहे हैं और एक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तहत एन कॉलेज में चलाए जा रहे हैं। यहाँ भी 2-2 बैच चलाने की व्यवस्था है। एक बीपीएससी का बैच चलता है और एक अन्य स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे वगैरह का बैच चलता है। हर एक सेंटर से 240 बच्चे का 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। दोनों बैच के माध्यम से, दोनों संस्थानों के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा कैरियर गाइडेंस सेंटर यहाँ भी चलाया जा रहा है। पटना जिले में बीसीबीसी डिपार्टमेंट की तरफ से 5 कैरियर गाइडेंस सेंटर का संचालन किया जा रहा है। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में भी है, जहाँ पर प्रबंधन का ये दिया जाता है, प्रबंधन के कैट मैट के परीक्षाओं में सफलता के लिए कोचिंग दी जा रही है। उसी प्रकार से आपका एल.एन. मिश्रा जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी प्रबंधन का कैट मैट में सिलेक्शन के लिए उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में क्लैट और जुडिशरी सर्विसेज में क्वालिफाई करने के लिए उनको कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से पटना यूनिवर्सिटी के तहत दरभंगा हाउस में उनको जेआरएफ नेट वगैरह में क्वालिफाई करने के लिए वहाँ भी प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से कॉमर्स कॉलेज पटना में उनको जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करने के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये सारे जगहों पर भी कोर्स 60-60 बच्चों का है। 2-2 बैच चलाने हैं एक साथ, यानी पूरे साल में 4 बैचें चलाने हैं। ये कैरियर गाइडेंस सेंटर में भी इनको कुल 240 बच्चों के हिसाब से इनको प्रशिक्षित किया जाना है। इन संस्थानों में भी बहुत सारी व्यवस्था, कंप्यूटर वगैरह की, लैब की व्यवस्था, सारा चीज़, लेबोरेटरी और इनका क्या बोलते हैं, ये पुस्तकालय का व्यवस्था किया गया है। और बहुत ही प्रतिष्ठित अपने अपने सब्जेक्ट के विषय के जो बहुत प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, उनके द्वारा इनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार से उनके समय समय पर टेस्ट भी किए जा रहे हैं। उनको पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके इसकी सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार से ये सारी योजनाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति की योजनाओं का संचालन पटना जिला में किया जा रहा है। आशा है कि मेरे इस जानकारी से आप सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।